तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको वादा करते हैं कि यह नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने सन 1842 में दो नियम दिए। कितने नियम दिए भैया? दो नियम। दोनों नियम उनका क्या क्या था समझिए। उनका पहला नियम तो था, उसे ऐसे बोलेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसको बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलेंगे? संधि का नियम। या इसको हम एक नाम और बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं धारा का नियम। ये तीनों नाम एक ही है, धारा का नियम। मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम या धारा का नियम भी बोल सकते हैं, या किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। सुनो, दूसरा जो होता है इसे बोलेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर इसे बोलेंगे वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। इसको हम बोल दें कहीं कहीं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो आप हेडिंग लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए भैया? किरचॉफ ने दो नियम दिए। हमारा पहली हेडिंग रहेगी किरचॉफ का प्रथम नियम। हेडिंग क्या रहेगी? किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको हम क्या क्या बताए? प्रथम नियम को हम बोल सकते हैं संधि का नियम, संधि यानी जंक्शन, संधि का नियम। ठीक है, और दूसरा इसको एक नाम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? धारा का नियम। अब जो किरचॉफ का प्रथम नियम था क्या, तो इन्होंने बहुत सिंपल बात बताई। मैं पहले आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप बताइएगा। देखिए, अगर यहाँ देखिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लीजिए इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से कितनी आई? 3 एम्पियर करंट। ठीक, तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी आप बताइए खुद, कितनी जाएगी? यहाँ से अगर 2 आई है, यहाँ से 3 आई है, तो एब्सोल्युटली यहाँ से अगर 2 आई है, यहाँ से 3 आई है, तो भैया यहाँ से कितनी जाएगी? यहाँ से 3 2 कितना हो जाएगी? 5 एम्पियर करंट जाएगी। किरचॉफ का नियम यही था कि जितनी धारा आती है वो उतनी ही क्या होती है? जाती है। इसी बिंदु को बोलते हैं संधि। किसी संधि पर जो धारा आती है, जो जाती है, दोनों क्या होता है? बराबर। किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग और संधि से जाने वाली समस्त धाराओं का योग जो होता है बराबर होता है। हम आपको समझाते हैं फिर से एक एग्जांपल से, समझिएगा। देखिए, यहाँ हम एक फिगर बना रहे हैं, बताइएगा। ये मान लीजिए कोई संधि है, इस पर एक धारा आ गई, मान लीजिए I1। क्या आ गई? I1। ये दूसरी धारा मान लीजिए क्या आ गई? I2। ये तीसरी धारा मान लीजिए भैया क्या आ गई? I3। ये यहाँ से चली गई कौन धारा? देखो एरो, देखिए एरो उधर लगा है, मतलब जा रही है I4। इधर क्या आ गई? I5। अब अगर हमसे पूछें कि इस संधि पर, देखो इसको बोलेंगे क्या? संधि। किसी संधि पर आने वाली जितनी धारा है उसका योग और जाने वाली सभी धारा की योग की क्या होता है? बराबर। इसको हम किताब में ऐसे भी लिखते हैं कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी धारा जा रही है और जितनी निकल रही है, दोनों को अगर आप जोड़ोगे चिन्ह सहित लेकर, जैसे अगर मान लीजिए आप जाने वाले धारा को प्लस ले रहे हो तो निकलने वाले को माइनस में लोगे तो कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। देखिए समझिएगा, हम पहले आपका नियम लिख दें तो बताएं। ठीक है, देखिए अगर आपको लिखना होगा तो क्या नियम लिखेंगे? किसी संधि पर आने वाली, किसी संधि पर आने वाली, मतलब इसको बोलेंगे संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय भाई थोड़ा गलत हो गया। बीजगणितीय योग क्या होता है? योग शून्य होता है। एक किरचॉफ का नियम है। मतलब यहाँ की जो देखो, समझो, इनका नियम ये है कि जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। इसको ऐसे समझो, देखो अगर हमने बताया अभी, अब ये समझ लीजिए एग्जाम्पल फिर से। ये मान लीजिए 2 एम्पियर करंट आ रही है, इधर कितनी जा रही है? 3 एम्पियर करंट। और मान लीजिए एक आता और मान ले रहे हैं 4 एम्पियर करंट इधर आ रही है। तो यहाँ से जो निकल रही है मान लीजिए 2 एम्पियर,
इसको मान ले, चलो 5 मान लेंगे, कितना मान लें 5। तो आप बताएंगे कि यहाँ इस वाले एम्पियर से कितनी करंट जाएगी इस वाले तार से। फिर समझिए, एक हमारा क्या है, इस संधि है, क्या है, संधि है। इस संधि पर ये 2 एम्पियर करंट आ रही है, ये 3 एम्पियर करंट आ रही है, ये 4 एम्पियर करंट आ रही है। तो टोटल आ कितनी रही है, टोटल आ कितनी रही है, टोटल आ रही है 2, 3 और क्या 4। मतलब अगर हम टोटल पूछें तो 2 + 3 + का 4 कितना होगा 7, और 4 3 7 2 9, ठीक है। अब जाने वाली कितना है, नियम यही है कि जितनी धारा आएगी उतना ही जाएगी। तो 5 आगे है, यहाँ 5 चली गई है, तो तब कितना बचा। मतलब अगर हम क्वेश्चन मार्क के पूछ रहे हैं वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क प्लस का 5, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ये वाला 5 मिलाकर कितना होगा, ये आने वाली धारा के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया 9, ये प्लस का उल्टा इधर माइनस होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 4 एम्पियर। यानी इस वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी एम्पियर रहेगी 4 एम्पियर। कितना एम्पियर रहेगी 4 एम्पियर। मतलब कि अगर हम आने वाली धारा जो आ रही है, देखो अगर हम इसको प्लस में लिए तो जो जा रही है, क्या जा रही है मेरी, जा कितनी रही 4 जा रही है, 5 जा रही है। तो अगर हम उसको माइनस में लेके इसी में जोड़ देंगे तो कुल कितना आएगा 0। चेक करिए, ये 7 हो गया, ओ सॉरी 9 हो गया, ये भी कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा 0। यानी जो अगर आ रही है उसे प्लस में लोगे, तो जो जा रही है उसे माइनस में ले लो, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। तो ये जो टोटल आएगा कितना आएगा 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं, वही लिखा है किसी संधि पर, मतलब संधि पर जितनी धारा आती है कुल अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब समझिए, बीजगणितीय वर्ड का मतलब है कि आपको चिन्ह सहित लेना है। यहाँ अगर हम इसमें समझें तो समझिएगा, देखिए ये I1 आने वाली है, I2 आने वाली है, I3 आने वाली है। आने वाली कितनी धारा है, I1 आ रही है, प्लस का I2 आ रही है, प्लस का I3। समझ गए ना, तीनों प्लस में लिए, मुझे जोड़ना ही है प्लस लिए। देखो I5 और I4 जा रही है, तो जाने वाली को हम माइनस में ले रहे हैं, I माइनस लगा दिए, I4 ऐड कर दिए प्लस। I5 क्या है, जाने वाली, कौन सी करंट है, संधि से जाने वाली, इसको माइनस लगा के I5 लिख लिए। टोटल कितना होगा 0। नियम तो यही है कि संधि पर जितनी धारा आएगी कुल को अगर आप जोड़ोगे चिन्ह सहित तो कितना आएगा 0। यहाँ समझो I1 प्लस का I2 प्लस का I3, ए प्लस माइनस माइनस का I4, ए प्लस माइनस माइनस का I5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप चाहो तो I1 प्लस I2 प्लस का I3 बराबर, ये माइनस उल्टा उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस उल्टा उधर क्या हो जाएगा प्लस। इसको आपने देखा तो क्या सोचा, देखो ये जो तीनों धारा है आगे वाली I1 I2 I3, ये आने वाली धारा है। कौन सी धारा है, आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा, संधि से कौन से, देखो I4 और I5 क्या है, संधि से जाने वाली धारा, का जो योग होता है, योग संधि पर आने वाली धारा का योग और संधि से जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है भैया। यही है किरचॉफ का नियम, ठीक है। इसको हम कुछ किताब में ऐसे लिखता है, सिग्मा I इक्वल टू 0, वाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द सम। मतलब इसमें जितनी धारा आ रही है टोटल का सम, यानी सिग्मा मतलब होता है सम, सम जो है पूरे का कितना होगा 0 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि संधि पर जितनी धारा आती है कुल का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। कैसे निकालेंगे, तो जो आ रही है अगर हम उसे प्लस में लेंगे तो जाने वाले किस में लेंगे, माइनस में। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जाएगी, तो आने वाली धारा को जोड़ दो, जाने वाली धारा की क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से लिख दिए हैं। अच्छा एक चीज़ समझ लो और नोट पॉइंट में, अगर हम पूछें कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस चीज़ का पालन करता है, किस नियम का, तो आपने पढ़ा होगा आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि आवेश यानी धारा न उत्पन्न हो रही है न नष्ट हो रही है, तो ये एक इसका पालन करेगा, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से नियम बोल सकते हो, नियम का पालन करता है, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। हाँ तो देखो बच्चा लोगों, अब पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। हेड लगाइएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, द्वितीय नियम को बताए थे वोल्टता का नियम। क्या बोलते थे, वोल्टता का
नियम, ठीक है। इसको वोल्टता का नियम भी बोल सकते हैं, या फिर हम बताए थे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें से कोई भी नाम बोलो, किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम, KVL सब एक ही है। देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम क्या है, सॉरी द्वितीय नियम क्या है। तो हम एक सर्किट बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये धन वाली मतलब एक सेल है, सेल यानी जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए क्या है R1, कुछ समझे। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, प्रतिरोध ही मान लो, इसका मान लो क्या है R1 है, और ये सेल क्या है हमारी E1 है, ठीक है। दूसरी सेल मान लीजिए यहाँ लगी है, ये दूसरी सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 और इसके साथ प्रतिरोध क्या लगा है R2, ठीक है। एक और प्रतिरोध इधर मान लीजिए लगा है हमारा, सिर्फ प्रतिरोध है, ये वाला क्या लगा है R3। अगर हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। भैया ध्यान से समझिएगा, धारा आप कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए समझिए। धारा हमेशा धन प्लेट से निकलती है, यानी प्लस वाला धन प्लेट है, तो क्या निकलेगी, धारा यहाँ निकलेगी। यहाँ से मान लीजिए कितनी धारा आई I1, यहाँ कितनी आ गई I1, ठीक है। यहाँ देखिए इस वाले से कितना निकला, सेकंड वाला है, तो कितनी निकली मान लीजिए I2। तो यहाँ से अगर I2 करंट निकली है भाई, तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 यहाँ से I2 कितना बन गया, इसमें इस तार में कितना बन गया, I1 आ रहा है I2 आ रहा है, तो यहाँ बन जाएगा I1 प्लस का I2, ठीक। तो इस वाले प्रतिरोध में कितना गया, नीचे वाले में I1 प्लस का I2, यहाँ कितना जा रहा है I1 प्लस का I2। बताइएगा, जहाँ ना आए आप कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए I1 प्लस I2 में से यहाँ से I2 गई थी, तो I2 करंट इसमें चले वापस लीजिएगा वापस, तो बचा क्या I1, जो जहाँ से आई थी वहीं चली जाएगी, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है। जो जहाँ से आई थी वहीं चली गई। आप समझिए, इसको बोलते हैं बंद पास। अच्छा एक आप नाम याद रखिएगा, इसको एक नाम और बोलते हैं पास का नियम या बंद पास का नियम। पास यानी लूप का नियम बोलते हैं, पास का नियम, इसको हम पास का नियम भी बोलते हैं, या लूप का नियम बोल सकते हो। लूप यानी अंग्रेजी है, पास को अंग्रेजी में, पास को इंग्लिश में बोलते हैं लूप। अब समझिए, तो इसमें एक बंद पास हो गया, दूसरा बंद पास हो गया। बंद यानी पूरा पूरा सर्कल जो है कंप्लीट है, पूरा पूरा क्या है, कंप्लीट है। अब देखिए पास का नियम मुझे लगाना है, तो ये समझिएगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में लेना है, और जो उसके दिशा में होगा, जो हमारे कैलकुलेशन के दिशा में हम लेंगे, उससे अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उल्टे वाले को नेगेटिव लेंगे। देखो समझो, मान लीजिए पास 1 हो गया, ये पास 2 हो गया। ध्यान समझिएगा, यहाँ हम थोड़ा सा मार्कर में साइड डाल दें भाई, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा भूखा हो गया है, ठीक है। खिला पिला दें, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है। तब तक आप इसको फोटो बनाना चाहें, इसका एक बना लें अच्छा सा चित्र। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए भाई ऐसे देख लीजिए, इसका इंक मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये दोनों बंद लूप है हमारा। तो किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम है किसी बंद लूप में सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप सामने लिख दें तो बताएं, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, देखिए हम बोल रहे हैं, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ। माना सॉरी गलत हो गया। क्या करेंगे कि किसी परिपथ में किसी बंद लूप में सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग लिखिएगा, बलों का बीजगणितीय योग। इसका मतलब है कि अगर चिन्ह देखेंगे यहाँ, मतलब माइनस प्लस मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। बीजगणितीय योग कॉमन लगाइएगा। उसमें प्रवाहित धारा तथा उनके संगत, उनके है भाई, ठीक है, उनके, फिर से लिख दें, तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय
पढ़ लीजिएगा, बीज गणितीय लिखा है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो आई थिंक आप समझे होंगे हम क्या क्या बताए हैं। अब देखो कैसे क्या समझेंगे। देखो लिखा है कि किसी परिपथ में किसी बंद लूप में, यानी किसी एक बंद लूप को ले लो, सभी विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग। भैया देखो, बीज गणितीय योग का मतलब है कि जितना इसमें विद्युत वाहक बल लिया है उसका योग करो, लेकिन देख के कि चिन्ह माइनस या प्लस किस में लोगे उसको देखना है। उसमें प्रवाहित धारा यानी क्या है, जो उसमें धारा जा रही है उसके संगत प्रतिरोध, यानी अगर धारा यहाँ लिए हैं तो उसके संगत वाला प्रतिरोध, उनके गुणनफल के बीज गणितीय योग के यहाँ फिर गुणा करके योग करना है। बट क्या ध्यान रखना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव। देखो एक बात हम समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मेरी, अगर हम लूप के डायरेक्शन में लेंगे कोई चीज़ तो उसको हम धनात्मक लेंगे, और लूप के अपोजिट जब बन जाएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ऐसे समझ लीजिए, अगर हम मान लीजिए इसको कैलकुलेशन करते समय आपको लूप मान लेना है, चाहिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं, दिशा घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जैसा होता है कोई मान लो उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम पूछें पास एक में, क्या पूछा जाए, पास एक में, तो नियम कह रहा है कि सभी विद्युत वाहक बलों का योग, जितना विद्युत वाहक बल लिया है सबका योग करना है। अब देखो इस लूप की डायरेक्शन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो इसकी लूप की डायरेक्शन, हाथ ध्यान से देखिएगा, इधर है लूप जो घूम रहा है, इधर देखो, इधर से आ रहा है, इधर को लूप देखो ऊपर, देखो ऊपर लूप, इस ऊपर के साइड में देखो लूप ऊपर इधर आ रहा है, इधर। और धारा कहाँ जा रही है, धारा भी इधर आ रही है। देखो इस सर्किट में यहाँ धारा कैसे आ रही है, ऊपर वाले तार में धारा इधर आ रही है, और लूप की डायरेक्शन भी इधर है। लूप की डायरेक्शन धारा की डायरेक्शन सेम है। लूप जो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो इसकी डायरेक्शन धारा की डायरेक्शन सेम है। यानी अगर हम इस विद्युत वाहक बल को लेंगे तो किस में लेंगे, धनात्मक। समान दिशा में लेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक। यानी यहाँ क्या लेंगे, E1 जो होगा हमारा प्लस में, क्या होगा, प्लस में, बीच में प्लस लगाना है। इसमें और विद्युत वाहक एक बल और यहाँ पर है, हमें विद्युत वाहक बलों का योग करना है। देखो इस वाले नीचे देखो, यहाँ समझो, यहाँ विद्युत वाहक बल जो है उसमें करंट कहाँ आ रही है, बाएं से दाएं, इधर साइड में आ रही है। ध्यान समझिएगा, धारा इधर आ रही है। और अब देखो ए वाली जो यहाँ पर सर्कल की दिशा है, मतलब कैलकुलेशन में माने हैं, इसकी दिशा उधर है। देखो इसकी दिशा उधर है, धारा की दिशा इधर है, धारा की दिशा इधर, कैलकुलेशन दिशा उधर है। मतलब इसके जो हम मान चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसकी दिशा इधर है, धारा इधर आ रही है, दोनों अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव। यहाँ विद्युत वाहक बल हम जोड़ेंगे तो, लेकिन किस में लेकर, नेगेटिव में लेकर, माइनस का E2। आई थिंक समझे होंगे। बराबर क्या होता है, लिखा है बीजगणितीय योग, उसमें प्रवाहित धारा। देखो जो धारा जा रही है, इसमें कहाँ धारा है, दो धारा है, दो प्रतिरोध है। तो देखो मान लीजिए यहाँ पर देखे समझे, अगर धारा यहाँ पर I1 है, प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो हमसे कहा है कि उसमें प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा कितनी है I1, प्रतिरोध क्या है R1, उनका गुणनफल करना है। तो गुणा हम कर चुके। अब देखो इसको हम नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव, ध्यान समझिएगा। इसमें देखो लूप की जो बनाए हैं, देखो इसमें दिशा किधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। इस ऊपर वाले सर्किट में धारा कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। धारा की दिशा और मेरे कैलकुलेशन दिशा सेम दिशा में है। ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहाँ इस पे दिशा इधर आ रही है और इसमें भी धारा इधर आ रही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ I1 और R1 क्या होगा, पॉजिटिव में, क्या होगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव लगाने कोई मतलब है नहीं, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ पे देखिए नीचे वाले में, यहाँ देखिए हमारी जो लूप की डायरेक्शन है उधर, ऐसे उधर, और धारा कहाँ आ रही है, इधर। धारा की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये धारा इधर आई, धारा इधर आई, लूप इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, अपोजिट है ना, दोनों उल्टा है। उल्टा है यानी क्या लेंगे इसमें, नेगेटिव। तो I2 का R2 में गुणा होगा, क्या होगा, I2 का R2 में गुणा होगा, लेकिन क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब इसको अगर समझना हो समझ लीजिए, और अगर लाइन आपको लगाओगे तो E1 प्लस माइनस का माइनस E2, यहाँ देखो गुणा होगा तो I1 R1 प्लस माइनस का माइनस I2 R2। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 मान सकते हैं आप। अब अगर हम आपसे पूछें कि बंद पास 2 में, इस तरीके से आप अगर पास 2 में लगाओगे, नीचे दिख रहा है भाई पास 2 में, 1 मिनट रुके देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अगर हम पास 2 में देखें, जिस तरीके से यहाँ लगा है उसे यहाँ लगा लो। देखो इससे देखो एंटी क्लॉकवाइज मान लिए हैं। अब देखो मुझसे कह रहा है कि जब विद्युत वाहक बल का योग करना है,
इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल है पास 2 में। देखो तो इसमें देखो हमारे लूप के डायरेक्शन इधर है, देखो नीचे इधर है, और धारा कहाँ रही, इधर आ रही। यानी धारा की दिशा और लूप के डायरेक्शन दोनों सेम दिशा में है, दोनों सेम में है, तो विद्युत वाहक बल किस में लेंगे, धनात्मक, E2 धनात्मक बराबर। अब समझो आगे, यहाँ दो प्रतिरोध है, I2 है और I1 प्लस I2 है। इसमें हमारे धारा इधर आ रही है, देखो धारा इधर आ रही है, और लूप की डायरेक्शन देखो, समझो लूप की डायरेक्शन इधर है, इधर देखो, इधर कैलकुलेशन देखो, इधर की है, इधर है, और धारा कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। धारा की दिशा और कैलकुलेशन दिशा दोनों सेम है कि नहीं, देखो इसको ऐसे घुमाए हैं, उसको इधर ला रहे हैं, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। यानी यहाँ क्या लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, पॉजिटिव में। यानी हमारा I2 का गुणा करना है R2 में, गुणा करना है, बोला था कि प्रतिरोध और धारा गुणा करना है, तो I2 का R2 में गुणा करेंगे, लेकिन क्या लेंगे, धनात्मक, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। गर्मी बहुत हो रही भाई। यहाँ देखिए इसमें दिशा उधर है, धारा की दिशा उधर है, धारा की दिशा उधर है, हमारे कैलकुलेशन की दिशा उधर है, धारा उधर गई, कैलकुलेशन उधर गई, तो दोनों समान दिशा में है, यानी क्या लेंगे, प्लस में। तो देखो हमसे क्या बोला था कि धारा का प्रतिरोध में गुणा करना है। धारा क्या है, यहाँ पर धारा कितनी है, धारा है I1 प्लस का I2, और प्रतिरोध कितना है भाई, यहाँ पर प्रतिरोध है क्या, R3। दोनों का गुणा कर दोगे, और ये भी किस में लेंगे, प्लस में, क्योंकि क्यों प्लस में लेंगे, क्योंकि देखो धारा इधर है और हमारी कैलकुलेशन दिशा समान है, समान दिशा में लेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा लेंगे तो नेगेटिव। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हम लगाते हैं किरचॉफ का नियम। आई थिंक आप समझे होंगे। इस पर अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपको इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। बस बहुत गर्मी हो रही भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, हमें दोस्तों तक लाइक करिएगा। जय हिंद। और भाई एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर नोट में ध्यान रखिए, अगर पूछें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस चीज़ का पालन करता है, तो ये विभव के नियम, यानी कि इसको बोल सकते हो ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या नियम का क्या करता है, पालन करता है। कैसे करता है, देखिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि इसमें विभव जो होता है नियत होता है, जितना विभव आएगा उतना जाएगा। तो यहाँ ये विभव है भैया, ये I1 R1 क्या है, विभव है, ठीक है। तो विभव जो है बदल नहीं रहा, विभव शून्य है। यहाँ पर विभव का अंतर क्या है, शून्य है, विभव नहीं बदल रहा है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण, जो विभव ने ऊर्जा होती है ना, देखो जब करंट चलती है तो विभवांतर के कारण, तो अगर विभव समान होगा तो करंट नहीं जाएगी। यानी अगर करंट चल रही है मतलब विभवांतर नहीं है, विभवांतर है। तो यहाँ पर अगर ऊर्जा संरक्षण मतलब अगर जितना ऊर्जा इधर है उतनी ऊर्जा बाद में होगी। ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।